चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थव्यवस्था की जो कक्षाएं मैंने आपको दे चुका हूँ, उसकी अगली कक्षा के रूप में आज मैं फिर हाजिर हूँ। कल की मेरी शायद चर्चा आप लोगों से दोहा सम्मेलन 2001 के बाद जो कृषि में दी जा रही सब्सिडी को नियंत्रित करने के लिए, उस पर नियंत्रण बनाने के लिए कि आप आयात और निर्यात में एक संतुलन बनाए रखें, इस चीज़ के लिए कृषि में 4 सब्सिडी बॉक्स बनाए गए। उन सब्सिडी बॉक्स में जैसे कि आपने पढ़ा रेड, ब्लू, ग्रीन एवं अंबर सब्सिडी बॉक्स था। लास्ट चर्चा मेरी आपसे अंबर सब्सिडी बॉक्स पे हुई थी। अंबर सब्सिडी बॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयात एवं निर्यात को सबसे ज़्यादा, मतलब जो व्यापार होता है विदेशी, उसको सबसे ज़्यादा बाधित करती है अंबर सब्सिडी बॉक्स। अंबर सब्सिडी बॉक्स जो है सबसे ज़्यादा बाधित करने के पीछे कंडीशन क्या रही है कि इस क्षेत्र में मतलब कृषि क्षेत्र में दी जा रही सार्वजनिक भंडारण के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। विकासशील देश क्या करते हैं कि विकासशील देश सार्वजनिक भंडारण में इस चीज़ को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो दोहा सम्मेलन जो 2001 हुआ, तो अंबर सब्सिडी में दी जा रही अनियंत्रित जो सब्सिडी थी उसको नियंत्रित करने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए, जिनमें से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग एक सीमा का नियंत्रण किया गया, जिसमें पहली जो एक विकसित जो देश हैं उनके लिए 5% तक आप सार्वजनिक भंडारण के तौर पर आप सब्सिडी का फ़ायदा दे सकते हैं, और विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं उनके लिए आप 10% के सब्सिडी का वो दे सकते हैं। इस कंडीशन में आगे देखा जाए तो मैंने आपको जैसा कि कल बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है भारत की जनता के लिए, भारत के निवासियों के लिए। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन कवर होती है इसके अंदर, जैसा कि कल आपको आंकड़े के अनुसार पता होगा 80 करोड़ की तकरीबन, मतलब 67% इसके पॉपुलेशन कवर की जाती है। बात आती है 2013 में जब आपने कोई अधिनियम कोई पेश किया तो उसका कारण क्या रहा होगा। तो अंबर सब्सिडी बॉक्स और WTO में तो आपका विवाद सार्वजनिक भंडारण में दी जा रही सब्सिडी को लेके है। अब यहाँ क्या कंडीशन आती है कि सितंबर 2013 में ऐसी कंडीशन बनी, 2013 में ही कंडीशन बनी स्टार्टिंग में। राहुल गांधी उस टाइम बड़े मुखिया के तौर पे और प्रधानमंत्री के तौर पे मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह या मोहन सिंह एक ही बात है इतने मौन ही रहे वो। तो कहने का मेरा तात्पर्य आया कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री काल में, अब ये ऐसा जताएगी आशंका, ऐसी संभावना लगाई गई कि ऐसी कोई योजना लेके आई जाए, हर एक सत्तासीन सरकार अपने जो आने वाले चुनावों में ऐसा प्रदर्शन करती है कि हम लोग किसी जनता का एक आकर्षण पैदा बन सकें या उसके लिए उसका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकें। तो इस तरीके के आपने देखा होगा, मैं आगे की कक्षाओं में इसको डिटेल कहीं अगर चैप्टर आता है तो मैं उसको भी दिखाऊंगा, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, राजनीतिक पार्टी किस आधार पर काम करती हैं। बात यहाँ की करते हैं। तो 2013 में ये प्रयास चल रहे थे, तो प्रयास की कंडीशन में ऐसा मानना था कि ऐसा कोई कार्यक्रम लेके आइए, तो उसके लिए एक कार्यक्रम सुझाया गया जिसका नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इसका मतलब 80 करोड़ वोट को एक यूपीए सरकार, मतलब एक कांग्रेस सरकार अपने आप में एक आकर्षित करना चाहती थी। उसका ऐसा मानना था कि 80 करोड़ को दी जा रही खाद्य सुरक्षा के बदले हमें इसके लिए बहुमत मिलेगा और बहुमत के बदले में हम सत्तासीन रहेंगे और सत्ता में हम शासन करेंगे। ऐसी कंडीशन के साथ ऐसी आशंका, हालांकि नौकरशाही जो देखिए आपने नौकरशाही का रोल तो देखा ही है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका भले ही उसके लिए कोई ऐसी अहर्ता के रूप में आपने जैसे भी पढ़ा है, उसमें लोकसभा सदस्य रहा हो, चाहे वो विधानसभा सदस्य रहा हो, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य रहा हो, उस कंडीशन में आप ये तय नहीं कर सकते कि मान के चलिए इसकी शैक्षिक स्तर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो एक पसंदीदा मैटर के रूप में और लोकतंत्र में निर्वाचन जैसी चीज़ के कि लोगों की पसंद के तौर पे उसको चुना जा रहा है, न कि उसको शिक्षा के तौर पे। हो सकता है कोई व्यक्ति की छवि ऐसी रही हो कि वो MA 3 विषय में कर रखी हो और PhD जैसी एक ख्याति उसके पास हो, मगर उसके अगर दूसरे पक्ष में देखा जाए तो एक व्यक्ति जो जिसकी शिक्षा केवल 10th लेवल की रही हो, 10वीं पास मैट्रिक लेवल की, और उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी एक जन सहभागिता या जन समन्वय ऐसा रहा हो जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि बड़ा प्यारा इसका भाई एक मोह ममता और जो एक सामाजिक आकर्षण है,
तो हो सकता है दोनों को अगर लड़ाया जाए किसी विशेष क्षेत्र से तो वो वाली मैट्रिक वाला भाई जीत जाए और वो ना जीते, तो ऐसी संभावना जताई जाती है। इसीलिए किसी मान के चलिए एक तरीके से मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति को आप अहर्ता से रोक नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं लगाया गया है कि इतनी शिक्षा पाने वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। उसने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके पास शिक्षा नहीं हो और वो पसंदीदा व्यक्ति हो, लोग उससे ज़्यादा पसंद करते हो, लोग उसको वोट देना चाहते हो, इस कंडीशन में। तो नौकरशाही जो होती है, नौकरशाही ये लोग तो चुन के चले जाते हैं। नौकरशाही जो होती है वो अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ लोक सेवाओं की जितनी परीक्षाएँ होती हैं और केंद्रीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जो है वो सचिवालय या पीएमओ ऑफिस जैसी उस संस्था में काम करते हैं। तो पीएमओ ऑफिस और सेंट्रल सेक्रेटरीट में अगर कोई मान के चलिए किसी विशेष मेहनत वाला आदमी जिसने 18 घंटे पढ़ाई कर रखी है, वो आदमी अगर वहाँ जा रहा है तो गलत से सलाह तो देगा नहीं। उसने सारी चीज़ें एक सिलेबस के तौर पे, आप यूपीएससी का कभी सिलेबस देखिएगा, पीएससी का भी आजकल उत्तर प्रदेश का उससे मैच करता है, तो अधिकांश जो प्रोविंशियल सर्विस हैं उन दोनों का सिलेबस एक कर दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों के सिलेबस इतने ब्रॉड एरिया के हैं कि अगर बच्चा एक बार अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अगर इसको पढ़ लेता है, इसकी तैयारी कर लेता है, तो शायद उससे फिर ऐसा कोई दायरा, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई वो नहीं रहेगा जिसमें वो ना बोल पाए या उसको जानकारी नहीं हो या उससे वो रूबरू ना हो। तो ऐसे छटनी हो के मान के चलिए इतने स्टेजों से अगर ये अधिकारी चुने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सलाह बहुत प्यारी देंगे। तो उन्होंने फिर राहुल गांधी जी को ये बात बताई कि देखिए सर, आप ऐसा तो कर सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए 80 करोड़ जनता को आप आकर्षित कर रहे हैं, मगर इसकी जवाबदेही आपको WTO में जो अंबर बॉक्स सब्सिडी में सार्वजनिक भंडारण में दी जा रही, आप 10% की जो दोहा कतर सम्मेलन हुआ था उसमें विकासशील एवं अल्प विकसित जो देश थे उसके लिए अधिकतम सब्सिडी सार्वजनिक भंडारण के क्षेत्र में 10% निश्चित कर दी गई है और आप इस तौर पर उस 10% का उल्लंघन करते हैं। इसलिए आपकी जवाबदेहता 2 प्रकार से खारिज हो सकती है, या तो आप इस कानून को रद्द करेंगे या फिर दूसरी कंडीशन होगी कि 10% की सीमा WTO के किसी सम्मेलन में बढ़ाई जाए। तो 2013 सितंबर में मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाली जो अधिनियम लेके आए और अधिनियम इन्होंने पारित कर लिया। पारित करने के बाद NFSA 2013 पारित माना गया और उसके बाद ये अस्तित्व में आया। दिसंबर 2013 में ही बाली में WTO का सम्मेलन होना है। तो WTO का जब सम्मेलन होना है तो इसका सबसे बड़ा एक मुद्दा विशेष संदर्भ में एक बनाया गया अंबर बॉक्स सब्सिडी को लेके ही। तो अंबर बॉक्स सब्सिडी में जब ये सत्ता में रहे, 2014 में चुनाव होने ना, 2014 तक तो ये रहेंगे। तो 2014 में इनका नंबर आया कि WTO में जो प्रतिनिधित्व तो भारत की तरफ से करेगा उसको किसको भेजा जाए। तो उसमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी का आया। तो राहुल गांधी जी के पीछे कुछ प्रशासक मानी चलिए सचिव के तौर पर रहते हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी जी को ना भेजा जाए, इससे अच्छा आप रिप्रेजेंट ही ना करें, वहाँ पर प्रतिनिधित्व ही ना करें अपना। तो उन्होंने कहा फिर बताइए किसको भेजा जाए। तो उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं भारत जैसी देश के और उनको भेज दिया जाए। बोला अरे उनको मत भेजिए, वो तो इतने मौन रहते हैं, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो कुछ करेंगे ही नहीं, वो उसके केवल सुन के चले आएंगे, उनको आधा याद रहेगा। हालांकि वो एक बहुत बेहतरीन अर्थशास्त्री रहा है, मेरी नज़र में उसकी छवि बड़ी प्यारी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश के लिए बड़ा काम किया है। मैं आगे चल के इसकी कभी प्रधानमंत्री या विशेष चर्चा हुई तो मैं इसके प्रधानमंत्री काल में बोलूँगा। अब बात आई कि तो किसको भेजा जाए साहब, तो कमलनाथ जी को इसके लिए तैयार किया गया। कमलनाथ जी ने कहा अपना प्रतिनिधित्व रखा। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता रखा है कि धड़े 2 प्रकार में बटे हुए हैं। विकसित देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो अमेरिका करता है और विकासशील और अल्प विकसित जो करते हैं उसका भारत जैसा देश करता है। भारत की मैंने आपको ये भी बता रखा है कि गेट्स जब चालू हुआ था सन 1947 में, जब संस्थापक सदस्य से इसका WTO का सदस्य रहा है या गेट्स का सदस्य रहा है, तो इसीलिए आप उसको डायरेक्टली खारिज नहीं कर सकते कि आप निलंबन करते हैं संस्था से कि भाई साहब आपको निलंबित किया जाता है, तो उन्होंने निष्कासित किया जाता है। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि या तो आप ऐसा करिए कि WTO के निर्देश के अनुसार 10% सब्सिडी के अंदर अपनी सार्वजनिक भंडारण जो NFSA को आप दे रहे हैं उसको आप नीचे लेके आइए 10%। अगर वहाँ नहीं लेके आते हैं तो आप एक काम करिए कि उसको नीचे लेके आइए, या फिर एक काम करिए कि NFSA जो कानून आपने बनाया उसको आप रद्द कर दीजिए। कमलनाथ जी बड़े बढ़के कमलनाथ जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं ऐसा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसको निष्कासित करिए फिर भाई भारत जैसे देश को WTO से। तो उन्होंने एक बात कही, जितने थे मान के चलिए, और कमलनाथ जी उठ के चल दिए। मैंने कहा भारत जैसे देश को निष्कासित कर दीजिए।
तो अब निष्कासन की बात आई तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विकसित देशों का एक जो गढ़ है उसका अमेरिका करता है, और विकासशील जो अल्प विकसित देश हैं उनकी जो अध्यक्षता या एक भूमिका में रहता है जो अध्यक्ष की में वो भारत रहता है। तो इन्होंने कहा कमलनाथ जी ने कि भाई ऐसे कैसे कर दोगे, हम तो संस्थापक सदस्य रहे हैं इसके, आप ऐसे निष्कासित नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, एनएफएसए को रद्द कर दीजिए, और एनएफएसए को रद्द करिए या फिर अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत दी जा रही जो सार्वजनिक तौर पे भंडारण के लिए, सार्वजनिक भंडारण के लिए जो दी जा रही 10% सब्सिडी है उसको आप कम लेके आ जाइए, 9 ले आइए, 10 ले आइए आप। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कुछ टाइम दीजिए, हम कोशिश करते हैं। तो कमलनाथ जी इससे अपना पैर निकाल के चले आए। ये सीमा जो समय सीमा मिली तो उसने कहा कि 1 जनवरी 2017 को तक की आपको सीमा है, 2017 तक आप ऐसे प्रयास करिए। WTO में कंडीशन ये रहती है कि मानिए चलिए खाद्यान्न का उत्पादन आप जैसे विकासशील देश तो करते हैं भारत जैसे, मगर हो सकता है कोई अन्य देश विकसित के कृषि ना करता हो, जैसे अमेरिका में इतना मान चलिए खाद्यान्न उत्पन्न वो बाहर से आयात करता है। अगर आप उसे सार्वजनिक भंडारण के तौर पर अगर अपने आप भंडारण कर लेंगे, आपने उत्पादन किया अपने यहाँ भंडारण कर लिया, तो भाई आप उसको देंगे कि आप वो जो देश है विकसित वो आप पे निर्भर है। इसीलिए आपसे WTO के अंतर्गत एक एग्रीमेंट, एक समझौता है जो एक बाध्यकारी प्रकृति का है। गेट्स का बाध्यकारी का था नहीं, बाध्यकारी का था नहीं, तो वो एक समझौता था, वस्तुएं केवल ली जाती थी, और जो WTO है उसमें वस्तु एवं सेवा दोनों की। अगर सभी देश अगर सहमति से अगर किसी प्रस्ताव को पास करते हैं तो सभी देशों के लिए वो बाध्यकारी प्रवृत्ति का होता है। तो कमलनाथ जी तो पैर निकाल के चल दिए। अब पैर निकालने की कंडीशन में 1 जनवरी 2017 तक का जब समय मिला तो 2014, अब मैंने आपसे बताया कि दिसंबर में ये था सम्मेलन, तो दिसंबर के बाद 2000 जब लौटे तो उन्होंने कहा कि क्या करके आए हैं कमलनाथ जी, बोला 1 जनवरी 2017 तक का समय है, आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, उसके बाद की कंडीशन क्या रहती है बाद में देखते हैं। बोला हाँ यार ये तो सही कही आपने। तो एक काम करिए 2014 में इलेक्शन में जोर लगाइए और सबको ये बताइए कि भारतीय खाद्य सुरक्षा आपको अधिनियम पारित करके आपको एक गारंटी दे रहा है कि आपको खाद्य सुरक्षा दी जाएगी जिसमें इतने लोग 80 करोड़ तकरीबन जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। बहुत अच्छी बात, 80 करोड़ जनसंख्या को, मगर पॉपुलेशन तो मैंने आपको कैसे बताया कि 89 के बाद 25 साल के दौर में एक पूर्ण बहुमत की सरकार देखने को मिली जिसमें मोदी सरकार के नाम से आप तो इसे जानते हैं। तो अब कंडीशन आती है कि मोदी सरकार जी का अस्तित्व रहा, मान चलिए एनडीए की सरकार बन गई। एनडीए में अब कंडीशन आई कि इसमें जो 1 जनवरी 2017 में, जैसा कि मैंने वहाँ बता रखा है आपको WTO वाले में कि 2017 का जो हुआ था वो अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स में हुआ था, और 2019 का जो होने वाला था वो कजाकिस्तान में होने था, नूर सुल्तान जी वहाँ के वो थे, मगर 2019 को जो बढ़ा के 2020 किया गया, 20 में कजाकिस्तान में ना हो पाया इस कारण से, तो उसको फिर 12 से 17 जनवरी के लिए जिनेवा में 12 से 17 जनवरी 2022 को जिनेवा में संपादित किया गया। 12वां सम्मेलन था, 11वां सम्मेलन 2017 वाला जो था वो जिनेवा में था। तो 1 जनवरी 2017 को इनको जवाब देना पड़ेगा। अब कंडीशन 2014 की सरकार भी नहीं है, 14 के बाद जैसे ही मान के चलिए 2017 का टाइम आया। 2017 से पहले जब ये एनएफएसए लेके आए तो अमेरिका में एक महान मंदी जिसको कहते हैं, जिसमें बड़े स्तर पर एक बैंक डूबे थे, उसको एक तरीके से बोला गया, मान के चलिए महामंदी तो सन 1929 की मानी जाती है, मगर इसको मंदी मान सकते हैं कि 2008 में अमेरिका में बैंकों के डूबने से एक मंदी का एक दौर चला। उस मंदी के दौर से निपटने के लिए उससे बाहर निकलने के लिए या बाहर का निवेश अपने यहाँ प्राप्त करने के लिए 2013 में एक TFA कानून, जिसको एक तरीके से ट्रेड फैलिएशन एग्रीमेंट जिसको कहेंगे, जिसको अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो व्यापार सुकर कह लीजिए या सुगम कह लीजिए, एक समझौता था जिसमें उत्पादन वृद्धि के लिए बाहरी देशों से निवेश की आवश्यकता थी। ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका के पास थोड़े से संसाधन आर्थिक रूप से कम हो गए हैं, इसलिए बाहर के लोग इसमें अपना अंशदान करें और यहाँ इन्वेस्ट करें और उसके तौर पे हम अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो कंडीशन बहुत प्यारी रही साहब, आपने एक TFA कानून लेके आए। अच्छा, TFA 2014 की बात जब आई तो 2014 में जब मोदी जी राहुल गांधी जी को अपना एक होता है ना साधुवाद कि आप सत्ता में आई, आपकी सरकार, आपने देश के लिए इतना बड़ा एक बहुमत प्राप्त किया देश से, तो उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। तो उन्होंने कहा देख लेना 1 जनवरी 2017 को जवाब देंगे।
उसमें या तो तुम दो काम करोगे, या तो एनएफएसए रद्द करोगे, या 10% सब्सिडी से नीचे ले, या तो वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहाँ से किए गए तो व्यापार बाधित होगा, और यहाँ से किए गए तो आप देश से निष्कासित कर दिया जाओगे। जनता आपको ये कह देगी कि भाई कांग्रेस सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा प्रदान की थी वो बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दी। तो ये तो बड़ी दौर कर रहा था। तो कंडीशन ये आई कि चलिए कोई बात नहीं, 2014 का जो चुनाव हुआ तो उसके बाद का दौर आपने देखा होगा कि मोदी जी से बोला गया, मान के चलिए यूपीए की भारी हार हो गई, एनडीए की सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद उनसे कहा कौन जाएगा 2013 के बाद 2015 में कौन जाएगा WTO की अध्यक्षता करने, तो बोला मोदी जी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। मोदी जी ने कहा वो गोधरा वाला कांड है ना, उसमें वीजा बैन है मेरा। हाँ, तो उन्होंने बोला किसको भेजा जाए, तो बोला यार फिर तो व्यवस्था ख़राब है, तो एक काम करिए। उन्होंने दिमाग लगाया, बोला अमेरिका ही है ना, बोला हाँ चलिए। उन्होंने अंतर्देशीय यात्राएं अपनी जब चालू करी तो हर एक देश, आपने देखा होगा 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने ज़्यादातर यात्राएं बाहरी पड़ोसी देशों की। उन पड़ोसी देशों में इन्होंने एक काम किया जिनका इनका लेना देना नहीं था, कोई इससे वास्ता नहीं था। अमेरिका का इनके लिए कोई विशेष एक उपबंध या एग्रीमेंट समझौता नहीं था कि हम इसका समर्थन करते हैं, मगर बिना कहे समर्थन के लिए इन्होंने जहाँ जहाँ अपना एक मंच सजाया विदेश में, उसमें इन्होंने TFA जो कानून जो अमेरिका की तरफ से लाया गया था उसकी एक बखान की है, उसके सकारात्मक पक्ष दिखाए गया। अरे बहुत अच्छा कानून है और आप उसमें इन्वेस्ट करिए और बड़ा ज़बरदस्त कानून है। ओबामा जी वहाँ पे एक राष्ट्रपति के तौर पर थे तो उन्होंने ये बात कही कि यार ये आदमी कौन है, बोले ये मोदी है, वो इंडिया वाला यही जीता है, वो कांग्रेस वाला चला गया। बोला हाँ, तो बोले यार ये आदमी तो TFA कानून की बात कर रहा है, TFA कानून तो बड़ा अच्छा है, ये वो है, ये तो हमारे मतलब हमारे बराबर में बोल रहा है यार, हमारे लिए बोल रहा है। बोला हाँ, बोले यार इसको बुलवाओ 2 दिन के लिए बुलवाओ। तो भैया 2 दिन की फिर इनके बीच में एक कंडीशन बनी कि 2 दिन की अमेरिका की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुलाए गए। और नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ पहुँचे तो एक उन्होंने कहा कि चलिए बात करते हैं आपसे। बोला हाँ मोदी जी, तुम बोला TFA बहुत अच्छा कानून है। बोला हाँ अच्छा कानून है। मैं कहाँ बोला, मैं ये थोड़ी ना बोला, मैं तो ये बोला अच्छा कानून है, मैंने ये नहीं बोला कि आपका कानून अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। बोला फिर तू क्या कहना चाह रहा है। बोले इसका मेरा कहने का मतलब है कि आपका TFA कानून जब अच्छा है, जब मेरा NFA कानून अच्छा है। बोला हाँ कैसे। बोले तुम्हारा जो अमेरिका वाला जो वो है ना NFA सब्सिडी वाला WTO के सम्मेलन में 10% सब्सिडी को नीचे लाने के लिए बोल रही है, और उसके लिए हमें सीमा दे रखी है। NFA कानून जो खाद्य सुरक्षा के लिए हमने दिया है उसमें बोल रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो। तो बोले यार ऐसे कैसे समाप्त कर दोगे। बोला कितना टाइम दिया उसमें। बोला 1 जनवरी 2017 तक। बोला ऐसा करिए 2017 तक की बजाय 20 तक कर लीजिए उसको, 20 तक आप ऐसा एडजस्टमेंट, ऐसा आप प्रबंधन कर लीजिएगा कि आप 10% के दायरे में आ जाएं। बोला नहीं ऐसे नहीं, अरे ओबामा जी आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर। बोला अरे नहीं तुम बोला ना TFA कानून अच्छा है, तुम्हारे कहने से हमारा कुछ वजन बढ़ा है, इसलिए तुम बैठ, हम बात करता है तुमसे। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं सर। 2020 कही, फिर उन्होंने बोला नहीं 2025 कर लीजिए सर। 2025 की बजाय उन्होंने लास्ट टाइम पे एक समझौता बना जिसमें ये बात कही कि भारत के जो NFA कानून है उसकी अमेरिका WTO में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, और इधर की तरफ से मतलब अमेरिका की तरफ से NFA के लिए ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और भारत की तरफ से TFA के लिए कोई नकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस कारण से दोनों के बीच एक उपबंध किया गया, और उपबंध का नाम पीस क्लॉज, इसका मतलब शांति, एक तरीके से मैं आपको क्या बोलूँ हिंदी में, शांति उपबंध कह लीजिए, शांति उपबंध बोला गया जिसको पीस क्लॉज। तो ये 2017 की बात रही होगी। 2017 के बाद में कंडीशन ये रही कि 2017 से TFA प्रवत्त किया गया, और उधर NFA की जो समय सीमा थी वो अनलिमिटेड बढ़ा दी गई। हालांकि अब ये राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री उस पर रहता है कि मान के चलिए कोई ऐसा राष्ट्रपति आता है जो WTO में एक शिकंजा रखना चाहता है, जो भारत जैसे देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रखना चाहता है, तो फिर भारत जैसे देश के लिए इस विषय पे खतरा है कि WTO में ये भारत जवाब नहीं दे पाएगा। आगे की कड़ी में मैं आपसे कंडीशन में आज यहाँ तक का मैंने आपको बताया NFA का WTO से क्या विवाद है, तो ये विवाद मैंने आपसे मौखिक रूप से चर्चा किया है। अगला जो आज का चैप्टर होगा PDS होगा, जिसको आप PDS, चलिए इस पर विशेष चर्चा करते हैं। शायद मुझे लग रहा है आज की कक्षा तो नहीं, कल की कक्षा में पूरा करेंगे।
तो पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मैं लिखते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए बहुत अच्छी बात, ये बहुत आपने बताई कि ये एक प्रणाली का नाम है जिसको पीडीएस कहते हैं। सवाल क्या क्या रहेंगे आपसे, चर्चा मेरी किस किस विषय पे होगी, पीडीएस क्या है, किस पद्धति पे काम करता है, किस पद्धति के अलावा इसकी कार्यप्रणाली क्या है, तीसरी कंडीशन इसके एक संवर्धित रूप, संवर्धित का मतलब होता है कि किसी चीज का अपडेटेड, इसको मतलब उसमें अगर कुछ कमियां रही हैं, कुछ अच्छाइयां कम रही हैं, तो अधिक अच्छाइयों के साथ उसके नकारात्मक पक्षों को हटा के उसका एक संवर्धन रूप लेके आ जाता है, जिसको अपडेटेड फॉर्म कहते हैं आप। तो उसके पीडीएस के अपडेटेड फॉर्म दो प्रकार के रहे, जिसमें मान के चलिए एक तो आरपीडीएस और दूसरा इसका रहा टीपीडीएस। आरपीडीएस और टीपीडीएस, इसका मतलब आरपीडीएस का मतलब रिवैम्प्ड, REVAMPED, और पीडीएस का तो आप जानते हैं ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मेरा कहने का मतलब आया, इसकी हिंदी अगर देखी जाए तो नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई। इसका देखा जाए टीपीडीएस का, तो इसका मतलब है टी से मतलब टारगेटेड और पी से पीडीएस से तो आप जानेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका मतलब टारगेटेड को हिंदी में लक्षित कहते हैं, इसलिए लक्षित सार्वजनिक प्रणाली जो वितरण प्रणाली जो है उसे टीपीडीएस कहेंगे। अगली कंडीशन क्या रहेगी कि इस दौर में पीडीएस की कुछ कमियां रही, उस कमियों में ऐसी बताया गया, उसके लिए एक समिति न्यायमूर्ति बाधवा जी जो थे उसकी अध्यक्षता में गठित की गई, उसको बाधवा समिति के नाम से जानते हैं। उस बाधवा समिति ने पीडीएस सिस्टम में क्या कमियां बताई, इन चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पीडीएस के बाद ये सरकारी प्रयास क्या किए गए, सरकार की तरफ से ऐसे कौन सी कमियां रही जो रही, उनको हटाने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ऐसे कौन से प्रयास किए गए, उन पर चर्चा मैं आपसे करूंगा। दूसरी कंडीशन आती है कि सरकार के प्रयासों में ही एक प्रयास ऐसा रहा है जब पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारत सरकार की ऐसी पहल मानी जा रही है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आजकल सारी चीज़ें एक टेक्निक और इंटरनेट के तौर पे होती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनको अगर आप कुछ सहायता सब्सिडी देना चाह रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप में दें, जिसको डीवीटी डायरेक्ट रूप में मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हिंदी में मैं आपको बताऊं तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर लास्ट टॉपिक मेरा इसमें आपके साथ चर्चा का रहेगा एक देश एक राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी एक योजना जो चलाई, एक पहल जो चलाई, उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आज की चर्चा मैं आपसे यहीं से प्रारंभ करूं तो पीडीएस को मैं लिखा रहने दे सकता हूं। चलिए, इससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं पीडीएस पढ़ा रहा हूं। पीडीएस की कंडीशन की अगर देखी जाए शुरुआत की, तो पीडीएस की शुरुआत सन 1950 में की गई, और पीडीएस का जो एक प्रवृत्ति रही, पीडीएस का जो उद्देश्य रहा वो लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति का रहा। लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति में गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक रूप से वितरण के लिए ऐसी पीडीएस का इस्तेमाल किया गया, और ऐसा माना गया कि जो कार्ड धारक हैं, जो मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया कि कार्ड धारक की प्रक्रिया तो सन 1950 से चली थी, उसमें कुछ बदलाव हुए, उस चीज़ को मैं आज पूरा 2013 मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं सन 1950 से लेके 92 तक मान के चलिए पीडीएस चलती है, और पीडीएस के बाद फिर आरपीडीएस आती है, और 92 के से लेके 97 में इसको टीपीडीएस को लेके आया जाता है। और टीपीडीएस जब चलती है तो टीपीडीएस के बाद 2001 में जो अंत्योदय अन्न योजना है 2001 में आती है, और 2001 के बाद 2013 में आपका मान चलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम आता है, और खाद्य सुरक्षा के बाद 2019 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और इसके बाद मैं आपको एक राशन के तौर पे एक देश में एक राशन की भूमिका में इसको एक समराइज करूँगा, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा मेरे दोस्त। तो सन 1950 में पीडीएस की स्टार्टिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है। लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति का है, इसका उद्देश्य ये रह रहा है कि गरीबों को जो एक दो कंडीशंस होती हैं, गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, मतलब खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है। उसका उद्देश्य राशन की दुकानों के माध्यम से कार्ड धारकों को जो आवश्यक खाद्य एवं गैर खाद्य एवं गैर
खाद्य वस्तुएं अत्यंत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। तो खाद्य कौन सी हुई साहब? तो खाद्य में जैसा कि आपने कल देखा, गेहूँ है, चावल है, मोटा अनाज है, बाकी कुछ दाल है। अब बात आती है गैर खाद्य। गैर खाद्य क्यों कह रहे हैं सर आप? तो गैर खाद्य सर मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि गैर खाद्य में केरोसिन का तेल होता है, कपड़े धोने के साबुन होते हैं, कुछ मान के चलिए अन्य चीज़ें हो सकती हैं जो आवश्यकता, औपचारिक आवश्यकता का एक हिस्सा होती हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो दोनों चीज़ों का कार्ड धारकों को, गरीबों को इस पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराना इसका एक लक्ष्य रहा। गरीबों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको एक तरीके से सुरक्षा कवच के रूप में देखा गया। सुरक्षा कवच के रूप में कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये खाद्य सुरक्षा को प्राकृतिक आपदाओं को मतलब जैसे बाढ़ है, अकाल पड़ गया है कहीं पे, मान के चलिए कोई ऐसी महामारी जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये खाद्य सुरक्षा या प्राकृतिक जो आपदाएं हुई हैं उस क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा बड़े प्यारे तरीके से उपलब्ध कराई है इसने। तो इस तरीके से हम इसे खाद्य सुरक्षा जाल के रूप में देखते हैं। अगली कंडीशन आती है कि मान लीजिए सार्वजनिक, इसका वो कौन करता है, मतलब किस मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है? तो उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये मंत्रालय के तहत पीडीएस को संचालित किया जाता है। और ये अगर विषय के तौर पर देखा जाए तो ये जैसा कि आपने विषय 3 देखी है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, एक मान के चलिए तीसरी कंडीशन में संघ सूची होती है। तो ये जो विषय है पीडीएस वाला, ये समवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि मैंने आपको सारी जानकारी दी, उस हिसाब में मैं एक कंडीशन देखता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा, ये करती क्या है, कैसे करती है। तो उसमें केंद्र सरकार मान के चलिए किसी किसान से या किसी भी एपीएमसी मान के चलिए एक तरीके से एमएसपी जो तय की जाती है, एमएसपी को ही मैं यहाँ वसूली कीमत के तौर पे देखूँगा। वसूली कीमत का मतलब है कि प्रोक्यूरमेंट, पीपी जिसको कहेंगे एक तरीके से प्रोक्यूरमेंट, मतलब उसके तौर तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर प्रासंगिक कीमत माना जाता है उसको, जिसको हम लोग अपनी सुलभता के लिए वसूली कीमत कह सकते हैं। तो वसूली कीमत का मान जो होता है वो एमएसपी और एमएसपी के बराबर जैसे चीज़ पर देखा जाता है। मैं दूसरी, ये तो मैंने आपको क्या बताया कि इस मंत्रालय के तहत पीडीएस का जो एक संचालन है वो किया जाता है, मतलब इसके अधीन वो काम करती है। दूसरी कंडीशन है मान के चलिए कि एमएसपी, एक आएगी पीपी, एक आएगी सीआईपी। पहले 3 मूल्य के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ, जिससे मैं अगली चर्चा जो करूँगा उसको समझने में आपको थोड़ी सी कम दिक्कत होगी। तो किसान एमएसपी तो आप जानते हैं कि सरकार ये बुवाई से पहले या फसल कटान से पहले ये तय कर देती है और वर्ष में 2 बार ये तय की जाती है भारत सरकार के द्वारा। उस कंडीशन में एमएसपी का मतलब है आप जो कीमत, जिस कीमत पे किसानों से कोई उत्पाद जो किसान के द्वारा उत्पादन किया है उससे सरकार इस कीमत पे लेगी। जो पीपी है, पीपी का मतलब है प्रोक्यूरमेंट प्राइस, तो उसका मतलब है प्रॉपर प्रासंगिक मूल्य। इसका मतलब होता है कि या तो एमएसपी के बराबर पीपी रखी जाएगी या पीपी का मूल्य जो होगा वो एमएसपी से ज़्यादा हो, कम नहीं रख सकते आप, ये कंडीशन पीपी की रहेगी। सीआईपी का नाम बताऊं तो सीआईपी को हिंदी में केंद्रीय निर्गमित मूल्य कहते हैं। इसका जो यूज है, जिसका प्रयोग जो है, जो ये रेट है, वो केवल एक जगह में देखने को मिलेगी जहां मैं भंडारण से ले मान के चलिए एक कंडीशन, मैं आपको फिर इसको डिटेल कर दे रहा हूँ एक बार। मान के चलिए किसान है ये, इस किसान ने कोई चीज़ उत्पादन की और उत्पादन करने के बाद ये बेचने गया, तो ये जो बेची जाएगी, अब आइए बात यहाँ पर एफसीआई, ये क्या है सर? ये एफसीआई, इसको तो आप जानते हैं भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस कंडीशन में इसके भी अलग अलग गोदाम है, ये गोदाम हो गया, मान के चलिए ये गोदाम हो गया, एफसीआई के गोदाम है ये सर। जैसा कि आप हर एक ज़िले में और हर एक जहाँ खरीदारी होती है खाद्यान्न की वहाँ पे देख सकते हैं। तो मान के चलिए ये तो किसान है, चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, किसान, ये एफसीआई एवं गोदाम, ठीक है। यहाँ से माल कहाँ गया? यहाँ से एक भंडार गिरने में गया, ये भंडार
गृह हो गए साहब। भंडार गृह से कहाँ जा रहा है, भंडार गृह तक का मन कंडीशन देख सकते हैं आप कि किसान ने कोई चीज उत्पादित की, उत्पादित जो की वो जिस रेट पे एफसीआई को बेच रहा है उसको प्रोक्यूरमेंट यानी कि पीपी का मान जैसे कि मैंने चर्चा किया कि या तो एमएसपी से ज़्यादा होगा या एमएसपी के बराबर होगा। तो ये प्रोक्यूरमेंट जो प्राइस होगा जिस पे किसान के उत्पादित वस्तु को या मान के चलिए किसान के माल को एफसीआई अगर खरीदती है तो ये वाला पीपी काम करेगा। इस पीपी मूल्य के लेने के बाद एफसीआई क्या करती है कि उसको अपने गोदामों में सेट कर देती है माल को। उस सेट के बाद कंडीशन होगी कि उसका एक बड़ा भंडार गृह होता है, उस भंडार गृह में उस माल को स्टोर कराती है। यहाँ तक की क्रिया आपने देखी कि यहाँ तक की जितनी भी एक कड़ी काम की, मैंने 3 खंड 1 2 3 देखे आपने, ये तीनों केंद्रीय सरकार काम, केंद्र सरकार यहाँ काम करती है। अब आती है इसकी अगली कड़ी के रूप में। तो यहाँ एक जो काम करेगी अब आता है राज्य सरकार। तो ये भंडार गृह है सर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भंडार गृह, ये राज्य सरकार से फिर राशन की दुकान, आप यहाँ आएंगे राशन की दुकान। राशन की दुकान का मतलब है कि मैंने आपसे जैसे परिभाषा में पीडीएस स्कीम बताया कि जो गरीब लोग हैं उनको कम कीमत पर खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं को कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने की जो एक पहल प्रक्रिया है उसको हम राशन की दुकान मतलब फेयर प्राइस शॉप जो होती हैं उनके माध्यम से बांटने का काम करते हैं। मतलब कार्ड धारक कहाँ लेने आएंगे, तो एक निश्चित कर दी गई है राशन की दुकान, वहाँ लेने आते हैं। अब बात आती है कि मान के चलिए पीपी हुआ, पीपी के बाद जब एफसीआई ने लिया तो एफसीआई ने इस गोदाम में अपना स्टोरेज किया और स्टोरेज में मान के चलिए जो परिवहन लागत रही होगी और प्लस ये वाली जो परिवहन लागत रही होगी, यहाँ से खरीदा, एफसीआई ने खरीदा, एफसीआई ने अपने गोदाम में पहुंचाया, यहीं से पहुंचाया मान के चलिए ऐसे पहुंचाया, और ये वाला जो माल था सभी उससे और इसमें पहुंचाया। जो ये प्रक्रिया चल रही है वो भंडार गृह में, तो भंडार गृह तक पहुंचाने का काम जो एक परिवहन लागत जो हुई वो केंद्र सरकार की है। अब कंडीशन आती है कि भंडार गृह से राज्य सरकार जो खरीदेगी, अब राज्य सरकार अलग अलग खरीदेगी भाई। एफसीआई तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की बात की थी मैंने, तो इंडिया के मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश बिहार सरकार अगर इनको खरीदती है तो इसको कहते हैं सीआईपी। सीआईपी का मतलब होता है कि यहाँ पे केंद्रीय निर्गमित मूल्य जो भंडार गृह में जो भंडारित अनाज है उसको केंद्र सरकार राज्य सरकार को सीआईपी मूल्य पर बेचेगी, और सीआईपी मूल्य के बाद राज्य सरकार का यहाँ से लेके और राशन की दुकान तक पहुँचाने का जो काम होगा वो जो परिवहन बीच में आएगा, यहाँ पे भी तो एक परिवहन आएगा सर भाई। राशन की दुकान तो मान चलिए किसी दूरस्थ जिले में भी तो हो सकती है, और दूरस्थ जिले में अगर वो कोई दुकान है तो उसको फिर जो उसमें परिवहन लागत लगी उसको कौन वहन करेगा, तो उसको राज्य सरकार करेगी। तो कहने का मतलब आया कि जो किसान से लेने के बाद एफसीआई से भंडार गृह में पहुँचाया, इन दोनों का कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। और राज्य सरकार ने जब केंद्र सरकार से सीआईपी केंद्रीय निर्गमित मूल्य में जो माल खरीदा है खाद्यान्न के लिए राशन की दुकान पर बांटने के लिए, उसका परिवहन कौन वहन करेगा, राज्य सरकार करेगी। अब बात आती है एमएसपी। तो एमएसपी तो आप जैसे जानते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 बार तय की जाती है और फसल बुवाई से पहले की जाती है। चलिए दूसरी कंडीशन आती है कि सीआईपी किसको कहते हैं, सीआईपी की केंद्रीय निर्गमित मूल्य होता है। तो अब कंडीशन आती है कि सीआईपी में शामिल कौन कौन से मूल्य हो गए फिर, तो एक तो वसूली कीमत हो गई, वसूली कीमत का मतलब है ये पीपी, सीआईपी बराबर एक तो पीपी कर दीजिए। चलिए ये वसूली कीमत है, एक तरीके की वसूली कीमत हो गई। एक मान के चलिए कौन सी हो गई, परिवहन, जैसा कि मैंने आपको बताया ये चीज ऐसे पहुंचाई, ये परिवहन हो गई तो पीपी हो गया, एक परिवहन लागत हो गई, और तीसरा एक जो जुड़ा वो इस एफसीआई के गोदाम का जो रेंट होगा उसका भी तो खर्चा आया होगा। तो भंडार गृह में जो एक खर्चा आया, भंडार गृह का जो खर्चा आया, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगे, सीआईपी। सीआईपी का मतलब है कि इस मूल्य पर कोई भी केंद्र सरकार पीपी, परिवहन एवं भंडार गृह का जो खर्चा है, इन तीनों खर्चों को जोड़ने के बाद
अब केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस मूल्य पर अनाज देगी। अनाज देने के बाद कंडीशन एक और आएगी कि मान के चलिए अनाज जब राज्य सरकार सीआईपी पे खरीदती है तो फिर ये तो कम कीमत पे आप बोल रहे हैं, कम कीमत पे देगी। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि जो एक सब्सिडी दी जा रही है इस मामले में, उसको वितरण लागत कहते हैं, उसको केंद्र सरकार की वितरण लागत कहते हैं। इसका मतलब है केंद्र सरकार की वितरण लागत का मतलब है कि मान के चलिए 22 रुपये में अगर खरीदा, अगर 3 रुपये में गेहूं बिचा या 2 रुपये में बिचा, तो उसमें जो 18 रुपये की जो एक एवरेज सब्सिडी आई उसको केंद्र सरकार की वितरण लागत कहेंगे। तो इसका मतलब है उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। चलिए बहुत अच्छी बात, इतना आपने समझा। आगे मैं आपको इससे भी बोल के ज़्यादा समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा लग रहा होगा शायद। चलिए कोई बात नहीं सर। अब एक आपने देखा सीआईपी बराबर पीपी, प्रोक्यूरमेंट प्राइस प्लस परिवहन लागत प्लस भंडार गृह लागत। दूसरी कंडीशन आती है आर्थिक लागत। सीआईपी के बाद एक आर्थिक लागत आएगी। ये सीआईपी मैंने इसलिए डिफाइन कर दी कि यहाँ इतनी बड़ी एक रेलगाड़ी ना बने। तो आर्थिक लागत किसको कह सकते हैं फिर आप? तो आर्थिक लागत का मतलब आया एक तो सीआईपी प्लस, सही है, सीआईपी मान के चलिए बेचा वो प्राइस, और दूसरा वाला वितरण लागत जो आई, वितरण लागत जो आई केंद्र सरकार वाली, इन दोनों को मिला के आर्थिक लागत बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय निर्गमित मूल्य हो गया, वितरण लागत जो केंद्र सरकार वहन करेगी, जो सब्सिडी के तौर पे की जाती है उसे वितरण लागत कहा जाता है। इस प्रकार देखा आपने कि आर्थिक लागत और सीआईपी और पीपी और ये भंडार गृह का जो खर्चा, वितरण एवं केंद्र से लेके भंडार गृह तक जाने में केंद्र सरकार परिवहन की खर्चा उठाएगी, भंडार गृह का खर्चा उठाएगी। उसके बाद जो राज्य सरकार पहुंची, राज्य सरकार के नीचे वाली जो राशन की दुकान तक परिवहन का काम हुआ, तो उसका खर्चा एक राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार जो खाद्यान्न में सब्सिडी देगी उसे वितरण लागत बोला जाएगा, और वितरण लागत जो होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है, इसीलिए सब्सिडी के रूप में दी जा रही है, इसीलिए उसे केंद्र सरकार की वितरण लागत बोला जाएगा। केंद्र सरकार के खाद्य निगम एफसीआई की बात की जाए तो सन 1965, एफसीआई की अगर बात करते हैं तो सन 1965 में इसकी एक स्थापना की गई, और स्थापना में ऐसा माना गया कि कम कीमत पर, मतलब जिस कीमत पर अनाज और पीपी प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो होता है, जिस कीमत पर किसानों से अनाज लेके एक भंडार गृह किया जाता है उसे हम एफसीआई कहते हैं, और एफसीआई का काम यही है। और एफसीआई की स्थापना जो है सन 1965 में करते हैं, और 65 में जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, एमएसपी की बराबर होगी या एमएसपी से ज़्यादा होगी। दूसरी कंडीशन क्या, मान के चलिए अनाजों का उचित भंडारण का अगर जिम्मेदारी देखते हैं तो वो एफसीआई की होती है। तीसरी बात, राज्य सरकार केंद्र बिंदु, राज्य सरकार केंद्र बिंदु का मतलब हुआ कि जो भंडारण से लेके अनाजों का गृह, मतलब भंडार गृह से लेके और जो राज्य सरकार तक पहुंचाया जा रहा उसको हम सीआईपी पर खरीदते हैं, ये भी आपने देखा। इस प्रकार आपने वितरण लागत तक 3 चीज़ें देखी। अब कंडीशन आती है कि सन 1950 से लेके एफसीआई ने 65 में सहायता कर रहा है, और 65 में करने के बाद सन 1992 तक की एक कंडीशन, 1992 तक कंडीशन ऐसी रहेगी। पीडीएस सन 1950 एक हो गया, सन 1992 1992, इसका मतलब यहाँ पे इसका एक संवर्धन किया जाएगा जिसको पीडीएस रिवैम्प्ड, मतलब उसका एक नवीकृत रूप ले, पीडीएस का एक नवीकृत रूप जो होगा उसे फिर एक आरपीडीएस के नाम से जाना जाएगा, जिसे हाँ 92, सन 1992, महीना मुझे याद नहीं है, इस कारण से सन 1992 से आरपीडीएस काम करता है। भारत में अगर आरपीडीएस की अगर कमी देखी गई तो, मतलब ज़रूरत देखी गई तो क्यों देखी गई, तो जो पीडीएस सिस्टम जो काम कर रहा था उसमें इतनी कमियां देखी गई, उन कमियों को दूर करने के लिए ऐसी कोशिश की गई कि ऐसा करिए, ऐसा कोई इसका नवीकृत रूप लेके आइए, जो पीडीएस में जो कमियाँ चली हैं, जो खामियाँ हैं उनको दूर कर दे। तो उसके लिए आरपीडीएस को सन 1992 में निश्चित किया गया।
तो इसके अंतर्गत राशन की दुकानों को दूर दराज के क्षेत्र जितने भी थे, दूर दराज का कहने का मतलब है कि जहां गरीब जनता रहती थी और केंद्रीय सरकार की सुविधाएं या केंद्रीय सरकार उनको कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही थी, उस कारण से दूर दराज के क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में या आदिवासी बस्तियों में इस चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए कम कीमत पर मान के चलिए खाद्य सुरक्षा जैसी चीज़ देने के लिए या खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं दोनों का उपलब्धता के लिए सन 1992 में ये चीज़ लेके आई गई, जिसको नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह सकते हैं आप। अगर इसकी कंडीशन देखी जाए शुरुआती दौर पर, तो मैंने आपको जैसे कि 3 बताया, दूर दराज के क्षेत्र थे, एक मलिन बस्तियां थीं और एक आदिवासी एक क्षेत्र हुआ करते थे जहां मान के चलिए सरकार की सुलभ पहुंच नहीं थी। तो उस कंडीशन में 1775 ब्लॉकों में इसको लागू किया गया। 1775 ब्लॉकों को टारगेट किया गया और 1775 ब्लॉकों में ऐसी नई राशन की दुकानें खोली गई जहां कम कीमत पर लोगों को खाद्य एवं गैर खाद्य दोनों चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकें। जिसके अंतर्गत देखा गया तो मान के चलिए प्रत्येक कार्ड धारक को 20 केजी अनाज खाद्य सुरक्षा के माध्यम संदर्भ में उपलब्ध कराया जाता था। अब बात आती है कि 92 तक 1775 जिलों में जहां अपने दूर दराज जैसी चीज़, मलिन बस्तियों, दूर दराज या आदिवासी क्षेत्र जहां मान के चलिए वहाँ राशन की दुकानें या खाद्य सुरक्षा जैसी सुनिश्चितता नहीं थी, तो आपने फिर उसको अपडेट क्यों किया? तो जून 97 1997 में इसका TPDS आया, TPDS, तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया। तो उसका मतलब आया टारगेटेड का, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि उसका मतलब है लक्षित, टारगेट करना किसी चीज़ को तो उसको लक्ष्य बना लेना, इसका मतलब है ये टारगेटेड था तो इसलिए लक्ष्य था। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा माना गया कि 2 भागों में इनको बांटा जाए जनता को। बोला कैसे बांटेंगे साहब? मतलब कार्डों को बांटा जाए। मैंने आपसे चिन्हीकरण की बात पिछली कक्षा में करी थी। तो उसमें APL और BPL 2 प्रकार के यहाँ पे कार्ड बनाए गए। इसका मतलब APL की अगर बात आती है और BPL की बात आती है तो ये सबसे पहले कहाँ बनाए जा रहे हैं? ये टारगेटेड जो आ रही है, मतलब जो PDS का जो सिस्टम का एक टारगेटेड रूप जो जून 97 में आया, वहाँ पे APL और BPL को 2 वर्गों में बांटा जाता है। हालांकि बांटा 2013 में चिन्हीकरण के बाद मैंने दूसरी कंडीशन खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कंडीशन में बताई थी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चिन्हीकरण कर कार्डों को 2 प्रकार से बांटा गया, जिसमें APL और BPL, और BPL के ही छोटे जो निम्न स्तर की दयनीय स्तर की ज़िंदगी जी रहे थे उन्हें हम अंत्योदय का नाम दिया। यहाँ पे वो कंडीशन 97 के बाद 2001 में मैं ऐड करूँगा, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के नाम से उसको ऐड किया जाएगा। अगर अंत्योदय अन्न योजना की बात करें 97 और 97 के बाद 2001 में वही आएगी अंत्योदय अन्न योजना। इसका क्या था फिर? तो इसका मतलब ऐसा था 2001 में 97 से जो मान के चलिए APL और BPL 2 में काम कर रहे थे, जिसमें ऐसा माना गया कि APL जो TPDS में बना था उसको तो मान के चलिए जो यहाँ लिखा है, अरे बहुत प्यारी चीज़, आर्थिक लागत जो लिखा है, मैंने आपसे क्या कहा, CIP आपने समझाया, CIP के बाद CIP प्लस वितरण लागत मतलब सब्सिडी वाली, इन आर्थिक लागत के मूल्य पे APL वाले को, इसका मतलब आर्थिक मूल्य पे इसको राशन दिया जाएगा, आर्थिक मूल्य पे दिया जा रहा है साहब। तो BPL को किस पे देंगे आप? तो BPL को देने के लिए आर्थिक मूल्य का 50%, इसका मतलब है APL को आप आर्थिक मूल्य पर कोई चीज़ सुविधा या खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, गैर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे, और BPL वालों को 50% आर्थिक मूल्य का 50% जो एक मूल्य रहेगा उसमें आप इतनी 50% सब्सिडी तकरीबन यहाँ मिल रही है। चलिए बहुत अच्छी बात। 2001 का लक्ष्य क्या रखा? तो अंत्योदय अन्न योजना जो 2001 में चलाई गई, तो इसको टारगेट बना के किया गया कि जो दयनीय स्थिति गरीबों, जो BPL वर्ग जो था, BPL वर्ग में भी अगर मान के चलिए नीचे रह रहे हैं, ये तो एबोव
पॉवर्टी लाइन हो गए, गरीबी रेखा से ऊपर हो गए और निष्कासित रेखा से नीचे हो गए। बीपीएल का मतलब है गरीबी रेखा से, बीपीएल बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो उसको आप नीचे के तौर पे देख रहे हैं। हो सकता है कि गरीबी का स्तर ये भी तो हो सकता है कि कोई 1 करोड़ रुपए वाला करोड़पति, वो मान चलिए 20 करोड़ वाला करोड़पति हो और कोई 1 करोड़ वाला करोड़पति हो, तो हैं तो ये दोनों 2 करोड़पति, मगर कंडीशन इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 19 करोड़ का फर्क है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आया तो ये लखपति चला जाएगा, मगर वो 20 अगर पायदान नीचे आता है फिर भी करोड़पति रहेगा। तो इस मंशा के साथ ऐसा सोचा गया, ऐसी मतलब एक इच्छा जताई गई, मंशा जताई गई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गरीब हम मान लिए तो सारे गरीब एक समान के तो नहीं हो सकते, तो ऐसा करिए इनमें भी एक छटना लगाइए, एक श्रेणी बनाइए जिसमें आप नीचे तबका का जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो मान के चलिए कुछ औपचारिक वस्तुएं जो अपनी खाने की और गैर खाने की होती हैं और उनको मान के चलिए नहीं कर पाता है बहन, तो उसके लिए भारत सरकार उसको करे। तो उसमें से 1 करोड़ तकरीबन लोगों को टारगेटेड TPDS के माध्यम से टारगेट किया गया और उन टारगेटों को कोशिश की गई कि 35 किलो अनाज इनको उपलब्ध कराया जाए, जो मेरी जहाँ तक जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है अंत्योदय वालों को। BPL को और APL वालों से आपको मैंने देखा है कि गेहूँ और चावल गेहूँ और मोटा अनाज, चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये एवं मोटा अनाज 1 रुपये के प्रति दर से किया जाता है। चलिए मैं एक छोटी सी सारणी के तौर पे आपसे इन चीज़ों को समराइज कर दूं, तो समराइज में शायद आपको ये चीज़ वैसे समझ में आ जाए। मैं छोटा छोटा बोलता जाऊंगा, आप उसको देखते जाइएगा। पहली सन 1950 से मान के चलिए PDS चली है और PDS के बाद अगली कंडीशन आई 92 तक ये व्यवस्था जो PDS रही वो सर्वव्यापी तौर पर रही। सर्वव्यापी मतलब हर जगह PDS ने एक अच्छा काम किया और अच्छे काम करने की अगली कड़ी के रूप में ये 92 में RPDS आ गई। RPDS का मतलब आया रिवैम्प, नवीकृत एक रूप लेके आई, जिसमें ऐसा माना गया 1775 विलेजों को टारगेट किया गया। ऐसे दूर दराज, ऐसी मलिन बस्तियां और ऐसी आदिवासी बस्तियां तय मतलब एक सुनिश्चित की गई जहां पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, जहां पर राशन की दुकानें नहीं थी, जहां पर मान के चलिए बाजारी कंडीशन ठीक नहीं थी, जहां मान के चलिए आवश्यक औपचारिक वस्तुओं को आप खरीदने में थोड़े से सहज नहीं थे, तो वहाँ ऐसी दुकानें राशन की 1775 विलेजों को टारगेट करके RPDS को लगाया गया। इसमें कोशिश की गई कि 20 किलो अनाज प्रति परिवार को दिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अब तीसरी कंडीशन में 97 आया 1997 में मैंने जैसे आपको बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई। उस कंडीशन में क्या है को, तो उसमें 2 बांटे गए, APL हो गया, एक BPL हो गया। मैंने आपको इनकी डिटेल दे रखी है बहुत प्यारे तरीके से। अनाज की बात की जाए तो 35 किलो अनाज की व्यवस्था की गई इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आती है 2001 में। तो 2001 में जो की गई उसका नाम अंत्योदय अन्न योजना था। अंत्योदय अन्न योजना में जो TPDS चलाई गई उसके माध्यम से 97 वाली के माध्यम से 1 करोड़ गरीब से गरीब लोगों को एक टारगेट किया गया, जिसमें ऐसा माना गया कि 35 किलो अनाज इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आता है। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आता है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में तो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता रखा है कि APL हुआ, BPL हुआ, BPL में अंत्योदय हुआ, क्या क्या इसकी कमियां रहीं, इसका काम क्या रहता है, चिन्हीकरण के माध्यम से किसके नाम पे कार्ड जारी होता है, महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने मतलब एक तरीके उसकी पात्रता यूनिट बनने की क्या है और कार्ड धारक बनने की क्या है, उसकी आगे की कड़ी में इसकी सारी कमियां मैंने आपको गिनाई, सारी आलोचनाएं की और उसके बाद इसके लिए सरकार की पहल गिनाई। तो उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की कंडीशन देखी गई तो परिवारों को 2 प्रकार में बांटने के बाद जो एक प्राथमिक परिवार जो था जिसे प्रतिमाह मान के चलिए 25 kg, उसमें मैंने बताया था शांता कुमार समिति ने ये बोला था कि 7 kg दोनों के लिए कर दीजिए। तो यहाँ यही बात थी कि APL वाले को 5 kg दिया जाता था और BPL वाले को 7 kg पर यूनिट के हिसाब से एक परिवार को 5 का परिवार को यूनिट माना गया था। तो 7×5 35, इसका मतलब 7 × 5 बराबर 35 किलो BPL और अंत्योदय को, और APL वाले को 5 × 5 इज 25 kg। तो चलिए बहुत अच्छी बात, आपने बहुत प्यारी बात बताई, ये बात वैसे मैं बता चुका हूँ। अब तीसरी कंडीशन आती है कि
क्या बांटा जाता था ये भी मैंने आपको बता रखा है। मोटे अनाज थे, चावल था, गेहूँ था, और बाकी जो गैर खाद्य वाली केरोसिन वाली चीज़ें हैं वो शायद बंद कर दी गई हैं अब। 2020 में 2020 19-20 मान लीजिए चलिए, 2020 में एक योजना जो चलाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत कोशिश की गई कि जो ये कोरोना महामारी का एक दौर चला था उसमें सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए ऐसे प्रयास किए गए, जिसमें पहला दौर था 1 अप्रैल से लेकर जून 2020 तक। 1 जून से 2020 मतलब अप्रैल से जून तक था, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए चलाया गया। फिर इसको 2021 तक बढ़ा दिया गया। 2021 तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक निःशुल्क आप अनाज, ये वाला जो राशन की दुकानों वाला था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेंगे। अगली कंडीशन में मैंने रात को पढ़ा था, शायद मेरा फ़ोन नहीं है यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता, मैं रात ही पढ़ा रहा था लक्षित उसमें TPDS में ही 2022 तक ये चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, जिसमें मान के चलिए उसने थोड़े से मोटे अनाज के तौर पर चना और ये दालें वगैरह वितरण की गई थी। तो कोरोना महामारी के दौरान 1 अप्रैल से लेकर जून 2020 तक, उसके बाद 21 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद 2022 भी, शायद आप इसको एक बार सर्च करिएगा गूगल पर कि उसकी PDS वालों की क्या रिपोर्ट चल रही है। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 kg और 1 किलो चना ये देने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने किया। चलिए बहुत अच्छी बात। PDS की कमजोरियां क्या रही? कोई तो कमजोरियां रही होंगी, तो मैं क्लास देख लेता हूं। सर मुझे लग रहा है जहां तक है आज 40 कम से कम 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो मैं PDS की कमजोरियों को कल पढ़ाता हूं, और PDS की कमजोरियां कल मैं आपसे इसी क्लास की अगली कक्षा के रूप में चर्चा करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कक्षा हो जाएगी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं ठीक ठाक वो रहा हूँ, मेहनती आदमी हूँ। तो आप लोगों से आज इसी वाणी के अंतिम शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और कल मैं फिर आपसे मिलता हूँ। आपसे मेरी हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, आप इसको थोड़ा सा मेरी तरफ देख के और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप करें या ना करें, ये आपकी सच्चाई और ईमानदारी है। मेरा आपसे बोलना और आपसे हाथ जोड़कर कहना ये मेरा दायित्व है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, और मैं शिक्षा में कोई समझौता नहीं करूँगा। आप करें या न करें, मैं शिक्षा इससे भी बेहतर देने का प्रयास करूँगा। मैं इसके साथ आपके से विदा लेता हूँ, और जय हिंद सर मेरे।